लेकिन दुबई अब भी एक गांव ही कहलाता था। ये एक रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। और दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम थे ये सब एक हो जाते हैं। पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी। असल में 7 अलग अलग राज्यों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर एक कंट्री बनाएंगे, जिसका नाम बना है यूएई। एक सिटी है सिटी ऑफ दुबई, सेम ऐसे ही एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में सिटी है अबू धाबी। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यूएई के भी होते हैं। लेकिन कौन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये डिसाइड एक अलग तरीके से होता है। ये जो 7 किंगडम है इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट होगा और जो दुबई का राजा होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसलिए आप यूएई में देखोगे जो पावर है वो अबू धाबी और दुबई में रहती है। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक ही कंट्री में एक तरह आप ऐसी पिक्चर्स देखते हैं और दूसरी तरफ सेम कंट्री में आप इस तरीके की पिक्चर्स देखते हैं। दुबई आज जो भी है इसके पीछे रीजन क्या रहा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1820 की बात करें तो आज जो यूएई है इस टाइम पे कुछ भी नहीं था। इस एरिया में अलग अलग शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेख दम कहा जाता था। आज जहाँ पे दुबई है वो तब मछेरों का एक गाँव कहलाता था जो अबू धाबी के सल्तनत में आता था। शेख मखदूम बिन ने अपने अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। अभी भी जो दुबई का रूलर है वो इस खानदान से है। 1853 में ब्रिटिशर जो पूरे वर्ल्ड में अपना राज कर रहे थे वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए ये एरिया यूज करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि इस जगह से निकलते हुए अंग्रेजों के साथ लूटमार हो जाती थी। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने एकदम ये जो एरिया था दुबई और अबू धाबी वाला इनसे बात की और एक थ्रू एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने इनकी सिक्योरिटी की बात की ताकि आगे चल के इनको कोई दिक्कत ना रहे। आगे चल के जब इस एरिया में रशिया और फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा तो इनिशियल स्टेट को चार्जर्स की आर्मी ने सिक्योरिटी दी और इन स्टेट का पूरा फॉरेन अफेयर ब्रिटिशर ही देखने लगा। लेकिन ब्रिटिशर ने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर के लिए दुबई बस एक क्रॉसिंग के पॉइंट था और ऊपर से हर तरफ रेगिस्तान था, तो इसको यहाँ ज्यादा फायदा नहीं नजर आ रहा था। अब देखते ही देखते इस टाइम पे दुबई जो एरिया था वो फिशेस से बढ़कर पर्ल बिजनेस के लिए फेमस होने लगा। लेकिन दुबई अब भी एक गांव ही कहलाता था। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और उन्होंने दुबई को एक गांव से चमकता शहर बनाया। 1960 में ये जब यूरोप गया और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ और उन्होंने वहाँ से आते ही डिसाइड किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जो एरिया इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर के बीच में है। साथ में ये एक रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। तो दुबई की जो लोकेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी और इसी चीज को ध्यान में रख के शेख राशिद ने जो इसके पास पोर्ट थी जिसमें छोटी छोटी नाव आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे, शेख राशिद ने इसको और गहरा करवाया और चौड़ा भी करवाया ताकि बड़े बड़े शिप्स आ सकें। इसीलिए उन्होंने जो भी पैसा था सारा इसमें ही लगा दिया। एक बहुत बड़ा रिस्क था और इसको लेके शेख राशिद को बहुत ज्यादा सुनना भी पड़ा था, ये क्या कर रहे हैं आप, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये बहुत ही बड़ा सक्सेस निकला। इसकी वजह से दुबई में बड़े बड़े शिप्स आने लगे। शेख राशिद यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा सारा पैसा लगा दिया। जो भी पैसा आ रहा था ये सब इसी चीजों में लगवा रहे थे। और फिर 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है लेकिन काफी कम निकलता है एज कम्पेयर टू जो इनकी अरब कंट्री थी। लेकिन शेख राशिद का मानना था कि मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा और उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन हालात ऐसे होंगे कि इनके आने वाला बेटा दोबारा से ऊँट चलाएगा। इसलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाह रहे थे जिसकी डिपेंडेंट ऑयल पे ना हो। जब शेख राशिद दुबई में बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे थे तो बहुत सारी ब्रिटिश इसलिए चले गए क्योंकि ब्रिटिश को इस एरिया की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए काफी पैसा लगाना पड़ता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो 1968 में यहाँ से चले जाते हैं
और दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम थे ये सब एक हो जाते हैं। रास अल खैमा जो किंगडम था ये 1 साल बाद ज्वाइन करता है, यानी अब ये 7 किंगडम हैं। तो टोटल 7 किंगडम मिलके एक कंट्री बना लेते हैं। अब दुबई खुद भी एक किंगडम था। देखिए, जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फ्यूल फिलिंग के लिए या फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और फिर दुबई एक ऐसी बेहतरीन लोकेशन था, इस पर प्रोटोकॉलर एरिया से बहुत सारी शिप्स को आना पड़ता था। शेख राशिद ने इस चीज की इम्पोर्टेंस को इस टाइम पे समझ लिया और पोर्ट राशिद बनवा लिया। आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई गाँव है, उसके पास एक हाईवे निकलता है और गाँव वाले पेट्रोल पंप से लेकर खाने पीने तक की चीजें गाँव में अवेलेबल करवा देते हैं। तो इस गाँव की कमर्शियल इक्विटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम यही चीज दुबई के साथ भी हुआ। पोर्ट राशिद जो था इसको 1972 में बनवाया गया था और इसकी सक्सेस को देखकर 1999 में फिर से एक पोर्ट बनवाया गया, पोर्ट जेबल अली। वैसे तो इस पोर्ट पर टिकट टाइम पे बनवाया गया था, लेकिन आज की डेट में ये भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। अब ये सारी चीजें तो दुबई में बन रही थी, इसके साथ साथ शिप्स की रिपेयरिंग वगैरह के लिए दुबई ड्राई डॉक बनवाया गया और ये भी सारी चीजें बनाने लगी। तो अब यहाँ से दुबई चमकने लगा। जब बाकी देश तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे तो इस टाइम पे शेख राशिद की सोच एक अलग थी और उसके कुछ टाइम बाद ही एक ऐसी चीज आ गई जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। ऐसे टाइम पे जब सारे पोर्ट्स रेडी थे तो पैसे और बढ़ाने के बजाय शेख राशिद ने अनाउंसमेंट कर दी कि दुबई का पोर्ट जेबल अली कमर्शियल फ्री जोन है। इस टाइम पे पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी बन गई थी। इस चीज के लिए दुबई की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया और मल्टीपल रनवे वगैरह भी बनवाया। और ये जो रनवे वगैरह बनवाया इससे एक फायदा ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइन थी, जैसे सिंगापुर एयरलाइन, इंडोनेशिया एयरलाइन, मलेशियन एयरलाइन और एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली जो भी एयरलाइन थी ये एक रेफ्यूजी पॉइंट बन गया। लेकिन बात वहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में डिवाइड करना चाहते थे और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और इसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पैसा देके पाकिस्तान से ही एयरलाइन खरीदने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डिवोट कर दिया और आगे चल के इसने पूरी दुनिया भर की एयरलाइंस को पीछे कर दिया। वैसे तो दुबई एक बहुत ही रिलीजन फॉलो करने वाला देशों में से एक है, लेकिन इसके बाद भी बाहर से आने वालों के लिए वहाँ कोई ख़ास सहूलियात नहीं है। दुबई ऐसे बनाया गया है कि हर कंट्री के लोग वहाँ बिना किसी झिझक के आ जा सकें और एक बार आए तो बार बार आने का मन करता है। और दुबई ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया और ये जो सोच आज भी दुबई के अंदर देखते हैं, इस सोच की शुरुआत भी शेख राशिद ने ही की थी। जब दुनिया भर से शिप जो थे वो दुबई के अंदर आ रहे थे तो उनको पता था कि बाहर से लोग नहीं आएंगे और वहाँ के लोगों का दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दुबई के अंदर बाकी कंट्री के मुताबिक बहुत ज़्यादा ही रूल्स रेगुलेशन रखे गए हैं। देखते ही देखते पोर्ट्स और ट्रेड की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई में आने लगे। यहाँ से शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको एक और फैसिलिटी दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर रहें और यही से दुबई को टूरिज्म प्लेस बनाने का मौका शुरू किया गया। जो चीज़ एक पोर्ट बनाने से शुरू हुई थी वो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। अब दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग बना के दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम जो शुरू हुआ। दुबई में इस टाइम पर बहुत सारे लग्जरीज होटल बनाए गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम करने लगा। अभी तक तो दुबई इन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे। लोग टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे, लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी दुबई में बाहर से लोग नहीं आ रहे थे और इसका सलूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज़ और जोड़ दी। जो भी चीज़ दुनिया के अंदर फेमस थे या फिर पॉपुलर थे, इनको एक और बड़े स्केल में करके दुबई के अंदर लाया गया। 1990 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे फीचर आइलैंड पे बनाया गया था, लेकिन इससे पहले ये होटल सही से चलता। इस दौरान शेख राशिद की डेथ हो गई थी और इनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद फादर की तरह उन्होंने अपने फादर के सपने को और तेजी से आगे बढ़ाने लगा और जो बुर्ज अल अरब होटल था और इसकी ओपनिंग दिसंबर 1990 में कराई गई। ये दुनिया का उस वक्त का सबसे लग्जरीज और महंगे होटलों में से एक था। ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल था। डेलन एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया था।
इसका मानी था कोई भी सिटी दुनिया के अंदर फेमस ही नहीं है तो मीडिया पर प्रोजेक्ट से इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ना तो कोई पूछेगा और ना ही इसकी ग्रोथ होगी इस सिटी के लिए। इसलिए सिटी को अपने आप को अगर आगे रखना है तो बड़े प्रोजेक्ट को लेके आना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ दुबई में हर चीज जो दुनिया के उसे बड़ा करके बनवाया जाने लगा। रेत में जहां एक कमरा भी नहीं बनाया जाता था, वहां दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुला के रेत में बिल्डिंग्स लाइन लगा दी गई। समंदर के अंदर मिट्टी भर के उसमें पूरी सिटी खड़ा कर दी गई। दुबई ने रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड बनवाए। जब ये सारी चीजें मर रही थी तो पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। उन्होंने समंदर के पानी को ही पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी पूरी हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने पूरी कंट्री को भी फ्री टैक्स कर दिया बिजनेसमैन के लिए।